चलो जी भाई, तुम लोगों ने ट्राई करके आए हो तो ये तो बस ऐसे ही था। तो जिन क्वेश्चन में डाउट है ना वो बताओ। तो अभी हम लोग 100 डिस्कस करेंगे ना। तो तो 20 लोगों ने टेस्ट दिया है ना। तो JRP कौन है? ओके। तो क्या क्या दिक्कत है भाई? चलो, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, तो वन बाय वन करते हैं। तो 8 में क्या डाउट है? 8th क्वेश्चन है x1 x2 x10 नॉर्मल 312 है, और y1 जो है 1/6 समेसन xi है, y2 1/4 समेसन xi है। इफ y1 माइनस होल y2 होल स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा? मतलब काई स्क्वायर यहाँ अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, आई थिंक। हाँ, हाँ, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या है करके। ये काई स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखता काई स्क्वायर विथ अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब सही है। तो इसको मैं सही करवा देता हूँ, अगर क्लियरिटी नहीं है तो उसको क्लियरिटी लिखना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो इसमें मेनली आपको दिक्कत था। नेक्स्ट जो है 8 के बाद 9 में भी दिक्कत है। तो 9 में क्या दिक्कत है, ठीक है, काई स्क्वायर था। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव का है ना, ऑफ द नंबर -1 0 1 k इज √5, जहाँ k पॉजिटिव, k क्या होगा, क्या दिक्कत है बताइए। फॉर्मूला पता है वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का सर आपको? वेरिएंस का फॉर्मूला डाल के किया था, √1/, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वैसा करके किया था। जो वेरिएंस आंसर ऑफ डेटा होता है, मतलब वेरिएंस जो डेटा के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है, वो कितना है, 1/n समेशन एक्स आई एक्स आई माइनस माइनस एक्स बार एक्स का होल बार होल स्क्वायर। स्क्वायर। ये डिस्क्रिप्टिव में ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो आपका n कितना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 4 है ना, ओके। बस तो चलिए, तो इसका वेरिएंस निकाल लेते हैं। सो वेरिएंस में 1/4, अब x1 जैसे -1, अच्छा पहले मुझे x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार कितना है इन सब का, तो थोड़े एक्स बाई कैलकुलेशन। 2 है सर, x/4 है। कैसे पता 4 है? सर मैंने वहां पर मीन निकालने की कोशिश किया, वहां पर -1 + 0 + 1 + k/4, कितना आ जाएगा? k/4 आया। अच्छा k/4 ना, हाँ वही। तो -1, फिर k/4 प्लस अगला नंबर क्या है, 0। तो 0 0। -k/4। अच्छा इतना ना करके तो शॉर्टकट भी लगा दूसरा सकते हैं वाला ना। फॉर्मूला इजी होता है। हाँ दूसरा वाला लगा लेते हैं, बेटर रहेगा ना। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये है, 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, है ना, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये है जी। तो ये फॉर्मूला आई थिंक बेटर रहेगा, जैसे होता है ना वेरिएंस का रैंडम वेरिएबल में ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, उसको खोलते हैं तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो बेटर है ये लगा लेते हैं, है ना। हाँ तो यहाँ लगा लीजिए, तो कितना होगा, पुट कर लीजिए उसको अब। सो 1/4, एन तो 4 है आपका, सबको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, कितना, k² + 2, k² + 2, हाँ। हाँ, माइनस, अब x बार आपका आया था k k बाई बाई फोर का स्क्वायर। तो फाइनली k² + 2/4 माइनस k² / 16, और ये आपको दे रखा है किसके इक्वल, रूट, अच्छा ये तो वेरिएंस है, तो मतलब 5 के इक्वल, है ना, √5 तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वेरिएंस 5 हाँ है। अब इस इक्वेशन से k निकालिए, k पॉजिटिव है, नहीं निकाल पाएंगे तो सिंपल है, अब निकालिए क्या आएगा। एलसीएम ले लो 16, सर k² का वैल्यू 24 आया। k² आया 24, तो k की वैल्यू प्लस लेना है तो पॉजिटिव √24। तो √24 कितना होता है, 6 चौक 24, 2√6, तो सही तो है। हाँ सर। तो ये डिस्क्रिप्टिव में ये है, अगर सैम्पल वेरिएंस जब हम लोग इन्फेरेंस में यूज करते हैं, सैम्पल वेरिएंस, तो वहाँ 1/n-1 होता है ना, इस तरीके से। हाँ तो 9 हो गया आपका डाउट, 19 में है अगला। तो 19 में क्या डाउट है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, Zn आपको दे रखा है, तो इसमें सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का हेल्प लेते हो ना, तो उसको देखना है, तो सॉल्यूशन तो है ही यहाँ पे, बस आपको सॉल्व करना है ठीक से, सबका सॉल्यूशन तो है ही। तो पहले एक बार और सॉल्यूशन समझ में नहीं आया था सर, उसका किया था समझ में नहीं आया, अच्छा सॉल्यूशन देखा था। जैसे एक बार सॉल्व करना है, फिर दोबारा सॉल्व करना है सॉल्यूशन की हेल्प से या जहाँ से भी, फिर भी नहीं होता तो डिस्कस करना है यहाँ पे। तो Zn आपके पास कितना है, इंटीग्रेशन 0 to n मॉड x इसकी पावर n, मॉड है ग्रेटेस्ट फंक्शन है आई थिंक यहाँ, अच्छा, माइनस ऑफ मॉड x की पावर n, तो मॉड x 2 बार लिखने का क्या मतलब है,
या मॉड नहीं है तो वहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट होगा, मतलब सॉरी ग्रेटेस्ट नीडेड फंक्शन होगा। यहाँ इसने क्या लिखा है, हाँ ये यहाँ टाइपिंग एरर है यहाँ ना, ये है एक्चुअली, यहाँ तो कुछ और किया है और यहाँ कुछ और किया है, तो दिक्कत है यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में, ठीक है, मतलब प्रोफिटिंग ठीक से नहीं किया, मतलब वही ना, तो इस वाले में दिक्कत है, मतलब क्वेश्चन यहाँ तो कुछ और किया है, यहाँ कुछ और है, सेम कैसे आ जाएगा। सो क्वेश्चन एक्चुअली पता है क्या है, ये है, दे हैव रिटर्न ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसकी पावर n, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इसकी पावर n, और इस दोनों को कंबाइन कर दिया dx, यही है। तो अब इसको सॉल्व करो, ये करके देखो कितना आता है, तो इसको यहाँ पे मेनली सर एक बार बता दो ना सर, वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। अच्छा तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आप जानते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है, तो इसमें जो होगा देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, प्रॉपर्टी लगा रहा होगा ये, तो 0 to n है एक्चुअली, है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, ये किसके इक्वल है, 0.5। हाँ 0.5, और इवन 0.5 का होता तब भी 0.5 ही आता है ना, मान लो 2.5 होता तब भी 0.5 आता, ये आप जानते हैं। सो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली, 1 to n, फिर 2 to n, इस तरह से रहेगा, 3 to n, 4 to n, तो उस केस में क्या डिफरेंस आएगा, बताइए। जैसे ये है, जैसे मान लो 0.3 है, तो इसका तो 0 पॉइंट या 2.3 है, तो इसका रहेगा, या मान लो अभी के लिए एक्स अगर 0 से 1 में कर देंगे, तो मान लो 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट
ये तो यही है 1 माइनस 0.3 का कितना होगा, मतलब फिर 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एक्स, अगर एक्स 0 से 1 हो गया तो पहले तो हमारा टारगेट इसको 0 से 1 में लाने का है ना। जैसे माइनस में 0.3 है तो इसका कितना होगा 0.7। 0.7। तो ऐसा, तो मतलब अगर माइनस एक्स है, एक्स अभी 0 से 1 के बीच बात कर रहे हैं, तो एक्स अगर 0 से 1 के बीच है तो माइनस एक्स में आपका 1 माइनस एक्स आएगा, राइट। हाँ, हाँ हाँ 1 - तो 0 से 1 पहले ले आओ इसको, ये चीज़ है। तो 0 से 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एन टाइम इसको अलग अलग कर लो, इसको सेपरेट कर लो। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियोडिक फंक्शन समझ आता है आपको, जैसे 1.5 0.5 2.5, तो इसका पीरियड 1 है एक्चुअली, है ना, हम्म। ऐसा कह सकते हैं। हाँ सो सर। पीरियड 1 है तो इसको ब्रेक कर सकते हो आप, तो ये जैसे फॉर्मूला है ना n इंटू डी, तो डी पीरियड तो 1 है इसका, इसका पीरियड कितना है, अगर जैसे माइनस 0.3 है और इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तभी वही रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो एक्चुअली क्या है ना, ये प्रॉपर्टी आप जानते होंगे पीरियोडिक फंक्शन के विथ पीरियड डी, क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एफ पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड डी, एफ ऑफ एक्स प्लस डी बराबर एफ एक्स, है ना, जहाँ भी डी पॉजिटिव लेते हैं, तो 0 टू एन डी, इसका प्रॉपर्टी बताओ भाई कोई, ये थ्योरम है ना, ये कितना होता है एन टाइम 0 टू डी एफ एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये प्रॉपर्टी लगा लो आप, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो इसको यहाँ अप्लाई करोगे आप तो होगा क्या, तो समझाने के लिए था। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक्चुअली में जो है ये है 0 टू n ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिस dx, तो इसको हम n टाइम 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस की पावर n dx, ऐसा है। अब सॉल्व कीजिए, अब तो 0 से 1 में आ गया ना, तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो x ही रहेगा, और ये कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 1 ऑफ - 1 माइनस एक्स की पावर n dx। अब आप प्रॉपर्टी लगा लो, इसको अलग और उसको अलग लगाओ, प्रॉपर्टी दोनों इक्वल नहीं है, प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन दोनों का सेम ही आएगा, आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको अगर ब्रेक करोगे n टाइम 0 टू 1 x की पावर n dx, n टाइम 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर n dx, आप याद है ना 0 टू a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, तो स्टिल एट द एंड वही हो जाएगा 0 टू 1 एक्स की पावर n dx और 0 टू 1 एक्स की पावर n dx, n तो यहाँ भी है, तो फाइनली 2 टाइम हो जाएगा 2n, और इसका कितना हो गया n प्लस 1। सो ये करना है ना, तो मेनली हमें क्वेश्चन जो बनाना है वो ये रखना है, बोल देता हूँ ये क्वेश्चन करना है। सो ये एडिट करके ये रख देगा, आंसर तो ठीक है ना। सर वो 1 - x को आपने x में कैसे कन्वर्ट किया सर? आप एक पीछे एक बार चलिए ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो भाई 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये है। हाँ और ये हाँ। लगाओ 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर n डी एक्स, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यही प्रॉपर्टी हाँ लगाओ, सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक। हाँ सर, ओके, सो समझ में आया सर। तो 9 था, इधर 19 है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो तो इसमें करेक्शन क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ लिखने में ना टाइपिंग एरर है, तो 7 10 हाँ हाँ एक 1 बाई 1 करते हैं। तो इनका हो गया ना 8 9 19, आपका शुरू में भेजा था हो गया, अब आपका जो है चैट में जैसे आया ना क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो जिस ऑर्डर में चैट में आया हुआ है। तो ये 8 9 19 का हो गया आपका, 42 और 50 था, देख लेते हैं। तो 42
42 ना। तो 42 देख लेते हैं क्या है कि 42 में आपसे कह रहा है कि एक ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट जो ए एन है, तो न्यूमरेटर का सम कितना होता है, ऑड नंबर्स का सम है ना, कितना होता है स्क्वायर। एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल, एन मोर देन इक्वल टू 1 है। ओके, तो 1 पे तो 1 ही रहेगा, काट भी सकते हो इसको, है ना, तो इसको कैंसिल करोगे तो ए एन अभी एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ तक रहेगा, और ब्रेक करना चाहोगे तो और कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है पूछा क्या, सीरीज ए एन कन्वर्जेस टू, तो सम ऑफ सीरीज निकालना है ना इसका मतलब। सर तो कहाँ दिक्कत है। सर मेरा 2 ही आ रहा था आंसर। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ से एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इस सीरीज़ का मुझे सम निकालना है, राइट। चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इसको हम अगर और लिखें तो सीरीज एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन माइनस 1 प्लस 1 एन माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे तो एन यहाँ 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला टर्म एन को 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, है ना, तो 0/0 फैक्टोरियल, तो ये होगा 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस सीरीज 1/n-1 फैक्टोरियल एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ तक ठीक है। सो अब बताइए पहला वाला किसके इक्वल है, e प्लस ई, तो 2e आपका ये आया ना, आंसर हाँ में क्या सर, है, आंसर में क्या है, तो आंसर में तो शायद e² - 1 दिया है। 2e का कितना, 2 इंटू 2.728 0.71 5.43। 5.43 ये है। अच्छा इसने क्या किया है, इसने एपीजीपी कुछ लगाया है, फिर भी लगाए क्या ही किया, क्या ही आया इसका 135, है ना, इसको मैंने ब्रेक, तो पॉइसन से कर दिया था। ये यहाँ कुछ गड़बड़ किया है ना, यहाँ तो ये तो वही आया जो हमारा आता है, यहाँ एन स्क्वायर होता ना, एन स्क्वायर या एन होता, फैक्टोरियल नहीं आता, बस एन होता, तो किया तो वही, बस 1 क्यों ऐड कर दिया इसने, मतलब इसने ये कुछ गड़बड़ है इसमें, इसका समथिंग इज रॉन्ग, कहीं इसने मिस्टेक किया है बस, तो ये 1 एक तो यहाँ ऐड करके गड़बड़ किया, वही 1 ऐड करके गड़बड़ किया है। बाकी ठीक है, वो 1 ऐड करके गड़बड़ किया हुआ है। सो ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2e। 42 है ना ये। मैम को मैसेज किया था करेक्शन का, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अच्छा, तो कर देंगे, वो मैं बोल देता हूँ कर देंगे तो। हम्म तो 42 ठीक है, 2e होगा, तो
तो यहाँ इसने जिसने टेस्ट बनाया उसने गलती किया है। तो 42 के बाद आपका है 50। तो 50 जो है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई। का आंसर 1/6 आ रहा था, 0.16। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 50 है y बराबर एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई बराबर 2 y बराबर 0। चलो ग्राफ बना लो। तो x प्लस वाई 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस है ना, और ये x प्लस वाई 2, y बराबर एक्स क्यूब। तो x जब 1 है तो y 1 है ना, और ये पॉइंट 1 1 यहाँ है, 1 1 है ना। तो इस तरह से है। तो सर यहाँ एक्स से आ क्यूब है, जाएगा। आपने एक्स स्क्वायर का बनाया। एक्स क्यूब है, आपने एक्स स्क्वायर का बनाया। ओह अच्छा, तो एक्स क्यूब में भी वही होगा, बस ये नीचे की तरफ आ जाएगा है ना। ठीक, तो 1 पे 1 है ना, तभी तो 1 1 से पास करेगा। ओके ठीक है। अब तो एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई बराबर 2 दिस। अब आपको रीज़न देखना है कौन सा है। तो बाउंडेड बाई, इन तीनों से बाउंडेड, तो वाई बराबर 0, एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब एंड देन दिस, तो दिस इज़ द रीज़न। तो इसको अब दो तरीके से कर सकते हैं, एरिया है ना, डी एक्स डी वाई से भी। तो एरिया डबल इंटीग्रेशन में सिंगल स्ट्रिप लूँगा, तो सिंगल स्ट्रिप लेने से ऐसे करना पड़ेगा। तो पहले मुझे किसके पैरेलल ड्रॉ किया मैंने, एक्स एक्सिस के ना, तो डी एक्स डी वाई। सो डी एक्स डी वाई एंड यहाँ y की वैल्यू कितनी है 1 है ना, 0। तो ये हमने x के पैरेलल ड्रॉ किया ना, तो x की लिमिट यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे x होगा y की पावर 1/3, और यहाँ पे x कितना है y माइनस 2। सो y की पावर 1/2 y माइनस, या 2 पार्ट में भी कर 2 सकते हैं। माइनस हैं 2 2 माइनस वाई ना, तो इसको 2 पार्ट में भी सॉल्व कर सकते थे वैसे करके, डी वाई डी एक्स करके, जैसे भी ठीक लगे। सो ये 2 माइनस वाई एंड देन वाई की लिमिट 0 to 1 है ना, y 0 to 1, एक तो ये है, अर्थात डी वाई डी एक्स भी हो जाता। तो अभी कितना आएगा 1 माइनस वाई की पावर 1/3 डी वाई 0 से 1। सो y माइनस 2 वाई माइनस वाई कितना था, अच्छा 2 माइनस यहाँ भी 2 है ना। ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ तक ओके है। 2y वाई स्क्वायर बाई 2 वाई की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3। ठीक है भाई, चेक करना कहीं मिस्टेक हो तो बताना। ठीक, तो यहाँ तक ओके है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आएगा क्या, ओके 0/0 हाँ। तो कितना आ जाएगा ये 2 माइनस 1/2 3/2 माइनस 3/4। सो फाइनली 3/4 आ जाना चाहिए है, बताओ। चेक कर लो, सही कैलकुलेशन किया ना हमने। तो बाकी लोग भी देख लेना भाई कैलकुलेशन, ठीक है। सर जो यहाँ पे ग्राफ में जो दूसरा साइड जो है ना सर, जिस जगह पे आपने बाउंडेड रीजन बनाया उसके ऊपर मैंने ना वहाँ का ग्राफ लेके किया था जब सम कर रहा था। तो ये ग्राफ करते टाइम ना सर, प्लॉट करते टाइम कैसे समझना होता है कि कौन सा साइड कंसिडर करना होता है, कैसे समझना होता है उस चीज़ को। तो इसका बाउंड्री देखो ना, ऐसा रीजन जिसका बाउंड्री 1 2 3, ये तीनों बाउंड्री हो, बताओ कौन सा रीजन है। ये तुम्हें क्यों लग रहा है बाउंड्री है, ये तो x बराबर 0 है, तो ये बाउंड्री क्यों होगा, ये रीजन कैसे आ जाएगा, इसका x बराबर 0 है, ये तो वो तुम्हें दिमाग लगाना, ये y बराबर 0 है, हाँ सर, ये मैं x उधर प्लस y वाई, इज इक्वल टू 0 सोच के किया था सर। है ना। हाँ, तो वो तो देखना है कि तीनों बाउंड्री होने चाहिए, ऐसा कर लेंगे हाँ तो हाँ। बाउंड्री वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है, यहाँ ठीक है, तो मतलब ओके है, ठीक है। नेक्स्ट है 26। तो 26 में क्या दिक्कत है भाई, लेट एक्स वाई बी द रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैम्बडा
एक्स वाई विद रैंडम वेरिएबल विद मीन लैम्बडा और जेड है दिस, तो व्हाट इज इज, तो टोटल एक्सपेक्टेशन लगाना है। इसने क्या किया है, थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, हाँ इसने वही किया है, वैसे इसने फॉर्मूला लगा के किया है। तो वैसे कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो पार्ट है ना, जेड मिनिमम होगा इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, जेड मैक्सिमम होगा इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। हम्म, हाँ तो हाफ इनटू दिस, तो क्या इस सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है, वही बात है कि हाफ प्रोबेबिलिटी है, यहाँ इसने हाफ लिया है बिकॉज ऑफ मिनिमम रखने के लिए जेड की जगह ई जेड, हाफ इनटू दिस, दिक्कत वही कहाँ है है बताओ। सॉल्यूशन। हम्म, हाँ सर, अभी अभी सॉल्यूशन कर रहा सही हूँ, है। अभी समझ में आया। हाँ, वो मिनिमम मैक्सिमम हो गया था ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था वहाँ पर। ये फॉर्मूला है मिनिमम का, जानते होगे पहले से। हाँ हाँ, हाँ हाँ, तो तो वही हाफ कंफ्यूज हो इंटू, गया। देखो जेड की वैल्यू एक बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम, तो हाफ प्रोबेबिलिटी मिनिमम रखा, फिर हाफ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, फिर एक्सपेक्टेशन कॉमन ले लिया, तो दोनों ऐड हो गया, हाफ कॉमन मतलब पहले हाफ कॉमन लिया फिर एक्सपेक्टेशन कॉमन लिया, तो ये माइनस प्लस यहाँ लिखने में गलती हुआ है ना, जैसे एक में प्लस है एक में माइनस है, तो यहाँ एक जगह प्लस होगा, यहाँ लिखने में है ना, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस कर दिया है, तो एक जगह प्लस होगा, ठीक है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये चीज़ है, तो एक जगह यहाँ प्लस होगा, इसमें बोल देता हूँ, इसमें है ना, इसको कर देगा ये सब। तो ये क्वेश्चन नंबर है 26। तो बाकी ओके है ना, अब ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना, वैसे टोटल एक्सपेक्टेशन लगाया इन्होंने। 26 के बाद 29, तो ये 29 में क्या है अब कि x1 x2 बी द सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल विथ मीन जीरो वेरिएंस, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ, इसमें आसान तो है, कहाँ दिक्कत है बताओ। तो पी वाई क्यू है। हाँ पी वाई क्यू है ना, जैम का तो ऑलरेडी आया हुआ है, मतलब इतनी बार सॉल्व करोगे दिख जाए पी वाई क्यू ही है जैम का, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है इसमें, क्या है मीन निकालो वेरिएंस निकालो और सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ। दोबारा सॉल्व, इसलिए एक बार सॉल्व करो फिर दोबारा सॉल्व करो, तो एक बार मान लो सॉल्व किया नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा देखो सॉल्यूशन क्या है, समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया फिर पूछो, ये है खुद से सेकेंड टाइम से, हर टेस्ट को 2 बार सॉल्व करो कम से कम, और पी वाई क्यूज़ को भी कई बार करो, तो याद है ना, ये जैम का पी वाई क्यू ही है, इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ सिंपल सा, इसका मीन निकालो वेरिएंस निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग पता ना कैसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते हैं, देखो मीन 0 आ जाएगी और वेरिएंस चेक कर लो क्या आती है, यहाँ पे बता रखा होगा, तो वेरिएंस निकालोगे ये ऐड हो जाएगा सब, तो एन हो जाएगा 2n, 2n होगा क्या, कितने हैं यहाँ पे n है, वेरिएंस 2n आया हुआ है, तो 2n वेरिएंस हो जाएगा, तो उस तरह से कर दिया, चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन ऐड लगे तो बताओ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना सिंपल। ठीक है सर। वेरिएंस 2 है ना, अच्छा यहाँ वेरिएंस एक्स आई का 2 है, इसीलिए टोटल का 2 टाइम ऐड हुआ 2n हो गया, तो मीन 0 वेरिएंस 2n, तो दोनों तरफ 0 घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर दो, तो ये z हो जाएगा, और यहाँ पे x/√2 आंसर है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो उसके बाद आपका है 55, 55 देखिए जी, 55 में ई ऑफ वाई गिवन एक्स 2x है, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स 4x² है, x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो बताओ वेरिएंस ऑफ y, तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो कहीं गलती किया है क्या, फॉर्मूला है ना सिंपल, तो एक ये क्यों लगाया है, नॉर्मल दे रखा है क्या, ये लगाने की कोई जरूरत था, ऐसा कहीं कहा है नॉर्मल है, नहीं, जिसने सॉल्यूशन गलत किया है ना, ये फॉर्मूला म्यू वाई रो ये सब तब लगता है जब नॉर्मल दिया हो, ये नॉर्मल तो है ही नहीं, तो इन्हें क्यों लगा दिया, है ना। अब तुम देखो ये तो आपका माइक ऑफ है।
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे क्या है ना, जितने भी टेस्ट बने हैं ये सब वो बच्चे हैं जो आईआईटी में हैं, है ना। स्टिल वो लोग ऐसे कि बताओ, यहाँ पे नॉर्मल तो कहीं लिखा नहीं है ना, तो इसने लगा दिया नॉर्मल में कंडीशनल मीन का फॉर्मूला, है ना, नॉर्मल वाला। लेकिन कहीं लिखा तो है नहीं कि नॉर्मल है, तो ये सॉल्यूशन तो गलत है, क्योंकि ये वे क्यों यूज़ होगा, वो तो फॉर्मूला ये यूज़ हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये जो लिखा है इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम तो सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, और ई ऑफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4x3, इसकी जो क्या जो सीधा से पुट करो। इतना करने की क्या ज़रूरत था, ये सब गलत था ना, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। सो कंडीशन का फॉर्मूले से हो जाएगा। हाँ, वो सिंपल कंडीशनल वेरिएंस का फॉर्मूला से आ जाएगा, ये जो 55 है ना। वेरिएंस ऑफ वाई वाला वो हाँ फॉर्मूला से। एग्जैक्टली वही चाहिए, वेरिएंस ऑफ वाई। सो वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, और ये क्वेश्चन में गिवन है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, तो 2x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स दे रखा है 4x² है ना, तो 4x²। अब यहाँ से 2 को बाहर करो, 4 बन के आएगा वेरिएंस ऑफ x, x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1/12। 4 यहाँ बाहर आ गया, x² का एक्सपेक्टेशन, तो x² का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा 1/3 है ना। तो ये फाइनली 4 कॉमन ले लो, ये जैसे भी है ना, तो 20/12 है ना, तो 5/3 आएगा। 5/3 डेसिमल में कितना आएगा 1 पॉइंट है ना 6 अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा। इसने क्या है 1.65 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1.666 चलेगा। आंसर इसका भी सेम ही आया क्या, तो आंसर तो इसका भी 5/3 आया है कहीं से भी, है ना। तो इसने वो वाला लगा दिया, स्टिल इसका आंसर मैच कर गया, तो ये कोइंसिडेंस है, देख लो। क्या भाई आंसर सेम ही है ना, आंसर तो इसका ही 5/3 आया हुआ है। हाँ सर, मेरा भी वही था, लेकिन पता नहीं वो उन्होंने अप्रोच रॉन्ग दिया अप्रोच पोर्टल में। अलग अलग है ना। मैंने 1.66 ही लिखा था, लेकिन रॉन्ग बताया पोर्टल ने। अप टू 2 डेसिमल प्लेस उनको दिखाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे गलत दिखा देगा। जो 1.66 ही तो आंसर है, 5/3 यही होता ना 20 से, हाँ। हाँ तो 1.66 सही देना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ है इसका मतलब पोर्टल में। नहीं सर 1.66 ही डाला था मैंने भी, बराबर सही आया उसका आंसर। आपका ट्रू दिखा रहा है उसमें पोर्टल हाँ में, हाँ सर ट्रू दिखा है उसके तो अंदर। देख लो कुछ गड़बड़ होगा, 100 में को चेक करो। हो सकता है 1/6 लिख दिया हो आपने, या तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है। 2 डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल ही लिखो, ये रहेगा। 3 या 1 करोगे तो गड़बड़ हो सकता है, चेक कर लेना। आंसर तो ठीक है आपका भी, इसका भी तो ओके है, मतलब इसकी है ना, ये अप्रोच इसने लगाया, कैसे लगाया पता नहीं, आंसर तो इसका भी आ ही गया है। अब जो भी तरीका लगाया हो तो हो सकता है ये भी सही हो। सो अगला जो आपका है 55 के बाद 47, ये कौन सा था 55 है ना 47। इतना डाउट क्यों आता है, सॉल्यूशन है ना, एक बार सॉल्यूशन देखो फिर भी इतना डाउट क्यों आता है। जब विथ सॉल्यूशन है तो एक बार सॉल्यूशन देखो, अगर सच में दिक्कत है तो ठीक है। सर ये 47 में ना सर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है बताया नहीं, तो कैसे करेंगे सर उसका डिस्ट्रीब्यूशन की क्यों जरूरत है भाई, इसमें मीन वेरिएंस नहीं आ जाएगा क्या, अच्छा दिया ही नहीं है क्या। दिया ही नहीं है इसके लिए वही। सर, यूनिफॉर्म लेना है। इसने कहा है सोल्यूशन में देखा था तो उसने यूनिफॉर्म लेके किया था, पर वो कैसे किया उसमें क्वेश्चन तो हाँ दिया वो नहीं है। लिखना चाहिए कि एक्स में द सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इफ, नहीं तो लिखना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा यूनिफॉर्म लेना है, पता चलेगा भाई। उसने डायरेक्टली सॉल्यूशन में डायरेक्ट बता ईवाई दिया को कि किया था यूनिफॉर्म तो लेके। याद तक यूनिफॉर्म लेने का था। अच्छा हाँ, तो इसको लिखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म 0 1, तो वो लिखा नहीं है, वो आया नहीं है इसमें, एक्चुअली यूनिफॉर्म ही होगा ऐसे तो। तो ये है क्वेश्चन 47। अच्छा तो अभी एक चीज़ में अपडेट देखो क्या हुआ है। पहले तुम देखते होगे यहाँ पे एक ही लोअर लिमिट आता था नहीं, जैसे अभी पहले जो टेस्ट हम डिस्कस करते थे तो एनएनटी के आंसर में सिर्फ एक ही दिखाता था लोअर लिमिट, अभी अपडेट हो गया है ना।
तब ये पूरा दिखा रहा है 0.83 से। पहले क्या होता था, सिर्फ 0.83 लिखाता था, तो ये थोड़ा अभी अपडेट हुआ है। तो 0.83 टू 0.85 ऐसा आ रहा है ना आंसर में, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म 0 1 ऐड करना है। सो 47 के बाद 52 में सर आपका 50 सर 52 नहीं, मैंने वो गलती से लिख दिया था 52। ठीक है 52 हो गया। तो अब रह गया 60 में है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड इट फाउंड टू बी हर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड इज हर्ट इज। ये तो क्लास 12th के एनसीईआरटी में बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। तो देखो क्लास 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सॉल्व किया होगा इसने। अब समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम अपने दिमाग से लगाओ, खुद से सॉल्व करो पहले, फिर देखो क्या किया। बेस थ्योरम लगाना है सिंपल, और ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में क्वेश्चन। अगर इसमें इस तरह क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो 12th का एनसीईआरटी खोलो, उसमें एक्सरसाइज में 15-20 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल 10-15 होंगे, उसको सॉल्व कर जाओ, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा बेसिक क्या कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्लास 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ दिक्कत है बताओ, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। 11th-12th में था ना बेस थ्योरम, वही है, मतलब 12th का भी है और एग्जाम के सिलेबस में भी है ये क्वेश्चन। सो बताओ क्या है। अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, ठीक है, तो कोई भी लॉस कार्ड हो सकता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, इट्स फाउंड टू बी हर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। तो मिसिंग कार्ड E1 ले लो, या तो हर्ट हो सकता है, या और क्या क्या ऑप्शन है, जो जो ऑप्शन है लिख लो। ये पार्टीशन है, क्या होता है, हर्ट, स्पेड, क्लब और डायमंड, यही है। अब क्या पूछा तुमसे, इवेंट ए ले लो, ये सब तो आने चाहिए भाई। सो यहाँ से आपको मिलेगा, ए है कि both drawn card are given है ना आपको, क्या गिवन है, 2 cards are drawn found to be probability hurt, so both drawn cards are hurt। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिसिंग कार्ड भी हर्ट ही होगा, तो निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A। अब इसमें क्या ही है भाई, तुम बेस थ्योरम लगाओ। अब ये 4 है तो समेशन लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, टोटल प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में क्या यूज हो रहा है, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बताओ कहाँ दिक्कत है। ठीक है सर, कर रहा हूँ। हाँ करो इसको, बेस थ्योरम लगाओ। 60 के बाद क्या है भाई, 57 देखो, x1 x2 xn be random sample of size n from a population x with PDF using method of moment estimator, x1 x2 x4 दे रखा है रैंडम सैंपल। हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, क्या आंसर गलत है क्या है। 0.53 मेरा आ रहा था, अच्छा MOM x बार अपॉन 1 - x बार आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से 57 जो है कि आपको जो PDF दे रखा है थीटा x की पावर थीटा -1 है ना, तो पहले तो हमें चाहिए होता है EX, तो x इंटू थीटा x की पावर थीटा -1 dx, और x की वैल्यू 0 to 1। तो यहाँ से थीटा बाहर है और x की पावर थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे कितना हो जाएगा, 1/θ + 1। ठीक है। तो ये आ गया EX। अब x बार निकाल लो, तो x बार तो सैंपल मीन है, ऑलरेडी ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ है, वही यूज़ कर लो। तो ऐड करो 0.2 0.6 0.3 0.3, 6 2 8 3 11 3 14 कितना 1.4, चेक करो है ना। सर ये बीटा 1 थीटा 1 फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर चाहिए, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ उससे भी कर सकते थे आप, चेक करो यही आएगा ना मीन, तो हाँ वैसे हाँ भी सर, कर वही आ सकते रहा हो। है, वही आ रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, EX वहाँ से भी आ जाएगा। एंड x बार यू हैव इज 1.4/4, चेक करो भाई इसको है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 0.35। या रखो इसको ऐसे ही, कोई बात नहीं, 14/40 मतलब 7/20। तब फाइनली
थीटा अपॉन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 7/20, यही ना। एक्स को एक्स बार के इक्वल कर दे, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से 20 थीटा बराबर 7 थीटा प्लस 7, तो 14 थीटा बराबर 7, तो कितना आया चेक कर लो। 14 सही लिख रहा है, यहाँ गड़बड़ है, 13 है ना। 13 थीटा 13 थीटा बराबर दिस, सो थीटा बराबर 7/13। डेसिमल में निकालो कितना आएगा। 0.53। अच्छा, तो ऐसे कुछ मिस्टेक किया क्या उसने, तो 0.53। तो इनका क्या है, इन्होंने सॉल्व जो किए तो हैं। भाई एक्स बार गलत किया था उसने। अच्छा, तो इसने एक्स बार इसका 0.4 आ चुका है, तो यहाँ मिस्टेक है। ओके ओके, तो एक्स बार में मिस्टेक है। एक्स बार इज 1.4/4 है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 57। है ना, ठीक। और कुछ है कहीं दिक्कत, तो 50 तो हो गया, आई थिंक डिस्कस किया हमने, हो गया ना। और कोई क्वेश्चन बचा है किसी का, देख एक रुक जाओ, चैट में तो इतना ही दिख रहा था, और भी है इसके आगे, कितने सारे हैं भाई। तो 32 33 में क्या है। सर 35 भी एक। अच्छा, हाँ 50 बाद 35 है ना, तो 35 मेरा एडी आ रहा था। अच्छा, x with a random variable with pdf e की पावर माइनस एक्स। हाँ, तो जो भी अब कैलकुलेशन बचा ना। तो 2 e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 e ऑफ 2x। सर वो यूनिफॉर्म -1,1 फॉलो करेगा तो 0 वो ट्रू होगा। तो कौन सा गलत है इसमें, भी गलत है। e ऑफ 2x है ना। तो e ऑफ 2x, ex कितना आएगा यहाँ पे, ex तो 1। 1 आ जाएगा, तो 2x 2 आ जाएगा। तो ये आई थिंक 2 की पावर x लिखना चाह रहा है क्या ये, तो सॉल्यूशन से पता चल जाएगा ना क्या लिखना चाह रहा है। तो है ना 2 की पावर माइनस एक्स एक्चुअली लिखना चाह रहा है, लेकिन वहाँ लिखने में गलती है। यहाँ 2 की पावर माइनस एक्स लिखा है, तो सही है ना, देखो बाकी सही है। तो मेनली यहाँ 2x है ना, e की पावर -2x। तो ये जो है ना सॉल्यूशन, इसको अलाइन क्यों नहीं करता, e ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स करना होगा b को।
ओके है। तो अगला क्या 35 के बाद आपका है क्या 32 33 30। सो 32 33। 30 में क्या है 30 भी है ना आपका। हाँ और इसका मेरा ए आ रहा था। एक्स नॉर्मल म्यू 4 है, म्यू अननोन है, म्यू बराबर 1 अगेंस्ट दिस। तो एक्स है नॉर्मल म्यू कॉमा 4 एंड हम्म 30 में क्या है। तो यहाँ पे हाँ आप कह रहे हो कि इसमें तो मेनली हमारे पास सैम्पल साइज 10 है। तो x1 x2 x10 आपका आईआईडी नॉर्मल म्यू कॉमा 4 है ना। अब आपको कह रहा है रिजेक्शन रीजन दे रखा है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ, है ना। तो वैसा है i इंटू एक्स आई फ्रॉम 1 to 10 दिस इज मोर देन इक्वल टू 0। तो साइज निकालना है। तो साइज क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट वेन एच नॉट इज ट्रू। तो म्यू को मुझे ले लेना है 1। सो म्यू को 1 रख देना है। तो म्यू इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो आई इंटू म्यू, म्यू तो 1 है तो समेसन आई, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 है ना। तो कितना 11 में है ना 55 हो जाएगा। 10 इंटू 11/2 अपॉन इसका वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस आप निकालोगे तो समेसन में वेरिएंस आई स्क्वायर इंटू वेरिएंस एक्स आई। वेरिएंस कितना है 4 है ना। तो 4 आ जाएगा इधर और आई स्क्वायर। तो इसका रूट लेते हैं ना 4 इंटू, है ना। पहले हम इसका मीन वेरिएंस निकाल लेते हैं 1450। एक मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा समेसन वेरिएंस ऑफ समेसन आई एक्स आई। तो 4 बाहर है, 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो यहाँ से सर उसका म्यू जो है 55 है और वेरिएंस जो है 1540 है। अच्छा एक मिनट। तो ये 3 आ गया, 3 से 7 आ गया। तो यहाँ से 15 ऐसा 4040। 40 सर। 1540 ओके। तो अब इसको यहाँ पे लगाए हम। सो 1540 लगा दीजिए 1540। तो ये मोर देन इक्वल टू 0 माइनस 55 अपॉन रूट अंडर 1540 है ना। काम तो हो ही गया इसका ख़त्म। अब तो आगे इसको अब जेड में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से ये जेड हो गया। इसको निकालो डेसिमल में कितना आता है।
पूरा तो वो गिवन है 1.4015। टोटल। वो गिवन है 1.4015। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो यहाँ तक हम हैं। कैलकुलेट वन माइनस, ठीक है ना? अब तो ये, अच्छा ये गिवन ही है, ओके ओके ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? माइनस 1 पॉइंट, यही आ रहा है, वही तो पूछे करना है कि क्या ये आ रहा है 4015। हाँ सर वही आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इससे ज़्यादा, तो नेगेटिव नंबर से ज़्यादा है, तो 1 - 5 ऑफ -1.4015, तो ये बस 5 ऑफ 1.4015 हो जाएगा, ये ना? हाँ सर। हाँ, तो क्या इसने क्या किया? तो 1 माइनस लगाता, माइनस करता तो ये ठीक से, आएगा इसका। तो ठीक से मैं कैलकुलेशन क्यों नहीं करता? यहाँ से क्या किया है इसने? तो ए आएगा ना? हम्म, तो इसका तो ठीक है। 32 33 ना? सो हाँ सर। 32 33। इसमें क्या है? ये पी वाई क्यू, हालांकि ये जैम एम ए का है एक्चुअली। सर ये हो गया, मैंने वो करेक्ट पढ़ रहा था, मैं तो नॉट पे ध्यान नहीं दिया, अभी हो गया। नॉट करेक्ट ना, ठीक। सो ये जैम एम ए 2018 आई गेस इसका पी आई क्यू है। एमएस का है 14 का। एम एस का भी है ना? अच्छा, हाँ 14 एम एस में भी आया है, और ऐसे एम ए में, ठीक है, एम एस 14 का। तो इसने क्या क्या पी वाई क्यू बनाया? एक तो पी वाई क्यू है, इसके बावजूद इतनी गलतियाँ, ये कौन बनाता है? देखता हूँ। तो ये लोग है ना, ऐसे सर लापरवाही एक बार करते हैं। मुझे वो सीरीज का अप्रोच चेक करना था, मैंने उसको लिमिट कंपैरिजन से किया था, तो डाइवर्जेंट अरे और लिमिट इन्फिनिटी है, तो डाइवर्स करेगी, ठीक है ना? सर एक बार समझा दो ना वो सम सर, 32 वाला जो आप कर रहे हैं अभी। तुम पी वाई क्यू नहीं किए हो बैठ के? किया था सर, पर तो पता नहीं जाके जैम मुझे। 14 का पेपर दोबारा सॉल्व करो, और ना हो तो पूछना। इसलिए ढंग करो, तो कम से कम पी वाई क्यू ना, कुछ 2 3 4 5, कम से कम 5 बार तो कड़ी लो, दिख जाए। अब इसको देख कैसे पता चला 14 का पी वाई क्यू है? अब तुम्हें देख के हवा ही नहीं लग रहा, तुम्हें देखा, तुम्हें डाउट हो गया, इसका मतलब तुम ना तो कॉन्फिडेंट हो, ना तुम पी वाई क्यू किए हो। ये चीज़ है। मतलब क्वेश्चन देख के डाउट हो जा रहा है, अरे ट्राई तो करो, कम से कम ट्राई करो, ना हो तब पूछना, समझ आता है। अब कोई क्वेश्चन देखोगे डाउट, जैम के एग्जाम में दोगे ऐसे ना, तो सारे क्वेश्चन तुम्हें डाउट ही दिखेंगे, एक भी तुमसे नहीं होगा। तो वो क्वेश्चन कब सॉल्व होता है? जब हम ट्राई करते हैं। पहली बार देख के मुझे भी लगता है नहीं होगा, फिर मैं ट्राई करके देखता हूँ, मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। सो वैसा है। तो सेम एग्जाम में भी होगा, तो जो तुम कर सकते हो तुम ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की, जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करो। फिर जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो। ये चीज़ है, बिना प्रैक्टिस किए सारा गलत लगेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो कर रहे हो वो भी गलत लगेगा। ये चीज़ है। इसके लिए प्रैक्टिस करो, बैठ के पी वाई क्यू मॉक टेस्ट कर रहे हो, अच्छा है। अब जैसे एक एक अभी शुरू किया है, तो ऐसे कर करके रोज एक एक मॉक टेस्ट, एक पी वाई क्यू, चाहो तो रिवीजन के तौर पे कर सकते हो। ये है। रोज दो भी कर सकते हैं, मतलब लेवल ठीक ठाक है। हाँ मतलब उतना मुश्किल भी नहीं है ना, ये है कि किया जा सकता है।
वो तो बच्चे को फिर कितने घंटे तुम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग है ना। एक टेस्ट देने में 3 घंटे लगते हैं, टेस्ट देने में फिर उसमें 4 घंटे। अब तुम्हारे पास कितना टाइम है, कितना तुम दे पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अब जो मेहनती लोग हैं है ना, तो उनके लिए तो सब इजी है। हम्म, 32 हो गया, 33 भी था। तो 3 में देखिए, इसमें भी ईज आर इक्वल टू, ये भी PYQ है। ठीक है जी, 15 का है सर ये। इसका मेरा ए और डी आ रहा था। नहीं नहीं, इसमें किसका वेरिएंस, उस जैम में तो चारों ऑप्शन सही है, जैम का अगर देखोगे तो। यहाँ तो 3 लिखा है ना। अब किसमें दिक्कत है, ये क्या है, वेरिएंस ऑफ। अच्छा, यहाँ इक्वल था, उसने अलग अलग कर दिया ना। जैम में क्या इक्वल है दोनों, ठीक तो है। ई ऑफ एक्स हाँ माइनस, अच्छा यहाँ जैम में प्लस है, तो इसने माइनस किया हुआ है। इसने थोड़ा मतलब चेंज कर दिया है, समझ लो। अब देखो, यहाँ दोनों इसने सेम ही लिया है, प्लस प्लस, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिया है। हाँ सर, इसलिए गलत आ रहा था मेरा। हाँ हाँ, वही वही तो ठीक है। क्वेश्चन में तो, इसमें क्वेश्चन में ही थोड़ा करेक्शन चाहिए। सो एक तो ढंग से PY करते हो भी। हम्म, तो ये हो गया, ठीक है। तो आपका तो और क्या रह गया, 7 10। सो 7 में क्या दिक्कत है भाई, बताओ भाई। ये तो पॉइजन प्रोसेस जैम में है ना। पॉइजन प्रोसेस का है। सर इसमें डाउट ये कि P2/3 होगा ना। P2/3 होगा। पूछा क्या, कंसिडर अ पॉइजन प्रोसेस NT विथ लैम्डा, द रेट आपको दे रखा है 2। N2 N3 आर इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस, बता दिया इसने क्या कि N2 और N3 इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ N2 बराबर 3 गिवन दिस। तो ये तो बाइनोमियल है ना। जैसे हाँ सर। N2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, NT अगर इन जनरल है, सो पॉइसन लैम्बडा T। तो N2 जो है पॉइसन T2 हो गया, तो लैम्बडा 2 लैम्बडा। एंड N3 जो है, ये है पॉइसन 3 लैम्बडा। मान लो ये x है, ये y है, समझने के लिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि x गिवन x प्लस वाई बराबर n है, लेट से। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा जो भी लैम्बडा 1, तो यहाँ 2 लैम्बडा अपॉन 5 लैम्बडा, ऐसा होगा ना। सर बट वो पॉइसन प्रोसेस में तो 2/3 होता है ना, N2/N3। N2/N3 तो कैंसिल होकर वही हो जाएगा ना। एक मिनट एक मिनट, लैम्बडा 1 प्लस नहीं, पॉइजन प्रोसेस ये फॉर्मूला तो बाइनोमियल का है। मतलब ये तो हम वो बोल रहे हैं कि मान लो ये पॉइसन लैम्बडा 1 है और ये पॉइसन लैम्बडा 2 है, तो x गिवन x प्लस वाई बराबर इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रैंडम वेरिएबल में देखो। वही यहाँ भी यूज होगा। ये था ना लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2, वही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा हाँ है, सर। सो वही चीज़ है।
n2, नहीं, क्योंकि एक में NT1/NT2 होता था, वो पूछ रहा हाँ था। वो दूसरा है, वो उसमें वो ये वाला नहीं होगा, इसे तो सिंपल बाइनोमियल पे है ना, कंडीशनल टू बाइनोमियल किया है। तो 5, तो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 5,2/5, क्योंकि लैम्डा तो कॉमन ही है। अब इसमें 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका कुछ नाम दे दो। तो इसमें इसका कुछ नाम रख देते हैं, W समथिंग है ना, तो कोई भी, मान लो ये W है, लेट्स से ये पूरा W बोल देते हैं। तो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी W बराबर 3। सो 5 चूज 3, 2/5 इसकी पावर 3, 3/5 इसकी पावर 2, 5 है ना। इसको सॉल्व करो, अब क्या आता है। तो सो 5 3 मतलब 5C2 मतलब 10, और यहाँ 2⁵ और यहाँ हो गया 3 9/5²। सो 10 × 8 × 9, और यहाँ 5⁵5 कितना आ जाएगा भाई। सो सॉल्व करो 5 बार है ना, तो 5⁵5 को सिंप्लीफाई करो, उसमें लाओ। तो चलो कैंसिल करते हैं, रुको। 5 5⁴ × 5, एक 5 इसको 2 टाइम में काट देगा, तो अब बचा 144/5⁵4 कितना, 625। तो ये तो ऐसा कुछ आ रहा है, चेक करो। लेकिन वो तो हमने, ये तब है जब हाँ सर। इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट मतलब जो आप कह रहे थे ना, मैं समझ रहा हूँ उसको, तो वो मैं लिखाता हूँ। तो ये तब होगा जब हमें गिवन हो कि इफ़ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे x एंड y इंडिपेंडेंट है ही नहीं। पता है वही क्यों सर नहीं बोल है? रहा था। क्योंकि n2 क्या है, 0 से 2 में जितने अराइवल्स हुए वो बता रहा है, और n3 क्या बता रहा है, 0 से 3 में जितने अराइवल हुए वो बता रहा है। तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, बीच में तो डिपेंडेंट हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग। जाके चेंज आएगा। तो इसने ये लाइन एक तो गलत लिखा है, लिखने का जरूरत नहीं है। ये n2 एंड n3 आर इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस, वो गड़बड़ है, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट मान लिया, लेकिन इंडिपेंडेंट होगा कैसे, क्योंकि nt रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अराइवल बिटवीन 0 to t। सो n2 में 0 से 2 के बीच जितने लोग आए, t मतलब टाइम है, तो 0 से 2 मिनट मान लो, और 0 से 3 मिनट या r ले सकते हो। तो इस बीच में कुछ तो कॉमन रहेगा, तो डिपेंड करेगा, हाउ विल बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ दिक्कत है। मतलब ये जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया, बट दिक्कत ये है कि ये इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं, तो इसने अज्यूम कर लिया। इसने क्या किया है इसका देखे तो n1 n2 इंडिपेंडेंट पॉइजन प्रोसेस, अच्छा दो अलग अलग है। तो किया वही जो और मैंने किया, सर लेकिन इसमें ऑप्शन ए और बी तो सेम ही है ना, 5/16 या 10/32 सेम ही होता है। हाँ तो यहाँ पे इसने लिख दिया है, बट यहाँ पे बस इसको 2+3 लिखना। 2+2 क्यों लिख रहा है, इसको 2+3 लिखना, λ1 λ2, अच्छा λ2+3 लिखना चाहिए था ना। तो यहाँ भी गलतियाँ हैं, ये भी गलत किया है। तो जो मैंने किया वही सोल्यूशन इसने किया है, लेकिन यहाँ 2+3 होता, तो यहाँ गड़बड़ है। तो एक तो इसने गलत कर रखा है, सॉल्यूशन भी गलत है और क्वेश्चन में भी गलती है। तो इसको एक लाइन हटाना पड़ेगा। ये फिर एक्चुअल सॉल्यूशन बताओ, एक्चुअल क्या रिजल्ट है इसका। तो पॉइजन प्रोसेस में तो ये है ना, ये एक्चुअली समझो ये मतलब ये गलत होगा। क्वेश्चन ने यही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है, तो ये तो गलत होगा ना, क्योंकि n2 n3 इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि, तो ये लिख देता हूँ। तो उसमें क्या लिखते थे हम, उसमें वो चीज़ था ना कि क्या है भाई, NT2 गिवन ऐसा होता था ना, NT1 बराबर समथिंग, ऐसा लिखते थे। इसका थ्योरम है एक्चुअली पॉइजन प्रोसेस में, कितना है, बाइनोमियल n, NT2/NT1। इसी का है या कुछ और का है, एक ठीक बार है सर। चेक करो। बाइनोमियल n, NT2/NT1।
देन तो कट जाएगा, मतलब T2 अपॉन T1। तो इसके लिए कंडीशन ये होगा कि T2 मस्ट बी लेस देन T1। एक बार चेक कर, तुमने कहीं लिखा हुआ है, उसको चेक करना पड़ेगा क्या है। सो हाँ सर, नोट्स में लिखा है, तो यहाँ कुछ कंडीशन भी होगा साथ में T1 T2 पे, क्योंकि है प्रोबेबिलिटी T2 है ना। लेस देन T1। हाँ T2 लेस देन, क्योंकि इसको प्रोबेबिलिटी है तो इसको लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो T2 लेस देन T1 के लिए ठीक है। तो अभी जो इन्होंने पूछा है, अगर मैं बात करूँ, सो N3, और यहाँ पे है एक्चुअली N2 प्लस N3 है ना, ये 5 है, ऐसा कुछ है, राइट। तो अगर हम मान लें कि क्वेश्चन का अजम्पशन सही है, जैसे यहाँ पे है ना, कि अगर मैं मान लूँ कि ये क्वेश्चन का अजम्पशन सही है, तो अजम्पशन के हिसाब से फिर ये आंसर होगा। अगर मैं मान लूँ कि अजम्पशन सही है तो आंसर ये होना चाहिए। अगर जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना कि चलो मान लो इसने कह दिया कि N2 N3 इंडिपेंडेंट, तो मैं लाइन हटा दूँ। अगर अभी मान लेते हैं कि इससे ठीक है इंडिपेंडेंट मान लेते, उसने गिवन है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो जाके ये होना चाहिए। तो स्टिल इसका आंसर गलत है, 10/32 ना आके ये आ जाएगा। एनीवे तो इसको मैं अभी इतना ही कर देता हूँ। सो सर ए और बी सेम है। हाँ, ए और बी सेम ऑप्शंस है, अच्छा इक्वल है दोनों हाँ, भी। एक कोई चेंज करवा देते हैं। तो ऑप्शन ए कर दीजिए 144 बाई, अभी जो उसने पूछना चाहा है वो हमने निकाल दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में चूंकि गलत इसलिए क्योंकि उसने गिवन है, तो गिवन को अज्यूम कर लेते हैं कि सही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। तो जो इसने पूछना चाहा, वही तो कह रहा हूँ, ये सब उन बच्चों का ये हाल है जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं। तुम बताओ तो कितना ज़्यादा कंपटीशन है जैम में, तुम देख सकते हो ना, ये भी है। पर उनसे एक्सपेक्टेशन तो हाई होती है ना कि ये पेपर अच्छा बनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली वही ना, तो हम भी तो इसलिए उनको काम दे रहे हैं कि भाई तुम खुद क्वालिफाई किए हो अच्छे रैंक से, तुम आईआईटी में पहुंचे हो, तुम पेपर ठीक बनाओगे। लेकिन वो ऐसे गलतियां कर रहे हैं ना। तो दिक्कत ये है कि सब परफेक्ट, मतलब उसको भी बहुत कुछ नहीं आता ना। दिक्कत ये है, सबको सब कुछ नहीं, एग्जाम निकालने के लिए सब कुछ नहीं आना चाहिए ना। कुछ लेवल तक आ गया तो मतलब एक कट ऑफ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 40% तुम्हें नॉलेज है ढंग से, तो हो गया एग्जाम, मतलब 100 नंबर का है पेपर, मुश्किल है, 40% मार्क्स ले आईआईटी में पहुंच जाओगे। तो उसको 40% ही था। हम जो देख रहे हैं जो उसको नहीं आता, उसके बेसिस पे हम यहाँ जज कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। तो वैसा है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जो आईआईटी में गया उसको सब कुछ आता है। उसको पेपर बहुत आसान है तब भी जिसके 50-60 नंबर थे वो आईआईटी में गया है। ये चीज़ें हैं, मुश्किल है तो 30-40 है तब भी आईआईटी में गया है। तो उसको परफेक्ट चूंकि नहीं है, उसको है ना 30-40-50% चीज़ें आती हैं ढंग से, वो है। तो गलती वहाँ कर रहा है जहाँ नहीं आती है। इसलिए कह रहा हूँ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ना एडमिशन के लिए। वो चीज़ एक लेवल तक तुम्हें पहुँचना है, बस वो कट ऑफ है, लाइक उस तरह से। 10, ओ भाई साहब क्या है ये। तो इसने इतना लंबा चौड़ा स्टोरी लिख दिया है, स्टोरी क्या लिखा है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। तो which of the following test will you use to find whether the children's motivation to succeed at school is related to the size, ethnicity and socio-economic status of their family? Which of the following test will you use? chi-square test, Kruskal वाले टेस्ट, 2-way ANOVA, मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है कि मोटिवेशन, चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू सक्सीड एट स्कूल, तो मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, है ना, तो इसलिए मल्टीपल रिग्रेशन कह दिया है। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, इट इज यूज टू फाइंड रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन आवर गिवन क्वेश्चन, मोटिवेशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एंड इंडिपेंडेंट 3 वेरिएबल है, साइज, इथनिसिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक कल्चर। सो मल्टीपल रिग्रेशन कैन बी यूज टू फाइंड वेदर द डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिलेटेड। 2-way ANOVA, इट्स अ पैरामीट्रिक। अच्छा तो एक एक ऑप्शन को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। सो मल्टीपल रिग्रेशन में क्या टेस्ट करेंगे, दे आर रिलेटेड और दे आर नॉट रिलेटेड, उस तरह से।
ठीक है, मतलब ये सिंपली कहना ये चाह रहा है कि चूंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, रिग्रेशन का हालांकि मतलब ये है कि दे गिव अस रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कहना चाह रहा है मोटिवेशन, और उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं 3, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन पे फिट करके फिर टेस्टिंग करेगा, ऐसा कहना चाह रहा है जिसने क्वेश्चन बनाए हैं ना। ज़रूरत नहीं है तो नॉन पैरामीट्रिक में ये सब, तो ज़रूरत क्या है, जैम में तो वो नहीं है। एनीवे इसको करेक्ट करवा रहे हैं, तो अभी के लिए इसको खत्म करो। तो अभी कल क्या डिस्कस करना था, अभी हमने कल 99 डिस्कस किए थे टेस्ट, है ना। अभी 100 किया है, 92 इसमें कुछ डाउट्स हैं काफ़ी। 99 डिस्कस किए थे, पहले 91 हो 92 चुका है, 90 हो चुका है ना। 92, हाँ सर। ठीक है, कल 92 डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो FLT 92 ये चीज़ है, ठीक है ना। तो जिनको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, जो बच्चे हैं ना कॉन्फिडेंट है, तो उसको वो तो हो ही जाएगा। बाकी जिनको नहीं है उन पे वर्क करो, थोड़ा देखो कहाँ वीकनेस है, उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो, है ना। वही है सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कल मिलते हैं, अभी तभी डाउट क्लास कंटिन्यू करूँगा। तो अभी डाउट क्लास कंटिन्यू हो गई है ना, जिनको डाउट रहेगा तो कल 92 करके आना।